हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में दो प्रोसेस को डिफाइन कर लिया था। हमने कितने प्रोसेस को डिफाइन कर लिया था? दो प्रोसेस को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और मैंने बताया था, देन आपको रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन भी मैंने बताया। देन आफ्टर मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया है बच्चों कि यहाँ पर मैंने आपको बताया रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बाद आपको स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया था। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों? रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग में क्या होगा बच्चों? जो आपको स्मेल्टिंग के बाद जो मेटल मिलेगा वो आपको जरूरी थोड़ा ना प्योर मिलेगा, वो एक्चुअली में आपको क्या मिलता है? इम्प्योर मेटल मिलता है। क्या मिलता है? इम्प्योर मेटल। तो ऑप्टेन मेटल ऑप्टेन हो गया लेकिन इम्प्योर हुआ। अब मेटल को, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या करेंगे समझो, यहां पर X% मुझे इम्प्योर मेटल मिला है। ठीक है, यहां पर जो मेटल है, यहां पर जो मुझे मिला है कंपाउंड, उसमें X% मेटल है। अब यहां पर Y% मेटल वाला मुझे कंपाउंड मिलेगा, मतलब Y% आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू X%। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्योर, जो यहां से जो मेटल मिलेगा उसमें प्योरिटी ज्यादा होगी। अगर यहां पर 68% आपका मेटल है इसके अंदर, तो यहां पर 98% होगा। तो आपकी प्योरिटी कहां मैक्सिमम होगी? यहां पर। तो यहां पर प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए टू एनहांस द परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी को एनहांस करने के लिए बच्चों हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं? रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब रिफाइनिंग प्रोसेस आपकी दो टाइप की होती है। रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस आपकी दो मेथड में यूज चलेगी। एक आपका केमिकल प्रोसेस, एक होगा फिजिकल प्रोसेस। एक क्या होगा बच्चों? आपका केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, और एक क्या होगा बच्चों आपका? एक होगा केमिकल प्रोसेस और एक होगा बच्चों आपका फिजिकल प्रोसेस। कौन सा? फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस। अब देखो, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में अंतर क्या है कि फिजिकल प्रोसेस में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी से हम इसको वो एक्सप्लेन करेंगे। हम इसको किससे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। फिजिकल मेथड, सबसे पहले फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के बारे में समझते हैं। फिजिकल मेथड हमारा क्या होगा? ठीक है, फिजिकल मेथड हमारा क्या होगा बच्चों यहां पर? तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर सबसे पहला मेथड है हमारा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन हमारा क्या होता है बच्चों? समझना ध्यान से। आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अब यहां पर जो मुझे मेटल मिलेगा, यहां पर जो मेटल मिलेगा, मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लेस में हीट करूंगा। तो यहां पर जो मुझे इम्प्योर मेटल मिला है, मतलब इम्प्योर जो मेटल मिला है, इम्प्योर मेटल है बच्चों। यहां पर कौन सा मेटल है? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट से लेस, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से लेस मेल्टिंग पॉइंट पर, मतलब इससे भी कम टेम्परेचर पे मैं जब इससे भी मतलब है ना मेल्टिंग पॉइंट से लेस आपको है ना इसमें मैं हीट करूंगा। ठीक है, तो सॉरी यहां पर क्या होगा? हाँ, ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये गलत है थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट से लेस करेंगे तो फिर तो आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। यहां पर आपको लिक्विड मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा? लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल। अब देखो, मेटल में सॉलिड मेटल से लिक्विड मेटल मुझे ऑब्टेन करना है, सॉलिड मेटल से लिक्विड मेटल ऑब्टेन करना है, तो आपको मेटल को लिक्विड में करना है। तो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेटल विच हैव अ लेस मेल्टिंग पॉइंट। दिस मेथड इज, यहां पर लिख देता हूं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर metal which is having less melting point, जिसका मेल्टिंग पॉइंट छोटा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों? काफी कम होगा। उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल में PbSnBi, तो हम बोल सकते हैं यहां पर PbSnBi, मतलब इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आपको ये मेटल के नाम ध्यान रखने हैं, मेटल याद रखने हैं बस। ये आपको थोड़े मेटल है जिसको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म में तो आपको पीबी तो याद ही रखना है। ठीक है, पीबी तो आपको याद ही रखना है। तो क्या होगा? इम्प्योर मेटल को मैंने मेल्ट किया। सबसे पहले इम्प्योर मेटल को मैंने क्या किया? इम्प्योर मेटल मिला मुझे। अब इम्प्योर मेटल को मैंने क्या किया बच्चों? मेल्ट किया। तो यहां पर लिक्विड मेटल मिल गया।
यहां पर मुझे लिक्विड मेटल मिल गया। अब लिक्विड मेटल मिल गया, लेकिन लिक्विड मेटल आपको किसमें मिला? लिक्विड में। तो लेकिन इंप्योरिटी, इसके साथ इंप्योरिटी मुझे किसमें मिलेगी? इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये इंप्योरिटी आपको किसमें मिलेगी? सॉलिड में। इंप्योरिटी आपको किसमें मिलेगी बच्चों? आपके सॉलिड में। तो इंप्योरिटी आपको कहां मिली? कौन से स्टेट में मिली बच्चों? सॉलिड में। अब ध्यान से समझना, अब ये जो ये आपका लिक्विड मेटल है वो आपका रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लिक्विड मेटल, देखो लिक्विड मेटल आपका एयर से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा तो फिर हमारा मेटल ऑब्टेन करने का क्या मतलब रहा? मेटल ऑब्टेन करने का हमारा क्या मतलब रहा? तो लिक्विड मेटल को मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए मैं इसका क्या करूंगा? इनर्ट एटमॉस्फेयर रखूंगा। लिक्विड मेटल को कौन से एटमॉस्फेयर में रखूंगा? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? लिक्विड मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगा, मतलब एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगा। तो एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगा तो फिर से हमारा मतलब मेटल हमें मिलेगा ही नहीं, मेटल हमको मिलेगा ही नहीं, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और यहां पर हमको क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मुझे ऐसा तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे ऐसा तो चाहिए ही नहीं। जब मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कौन से मीडियम में रखना पड़ेगा? इनर्ट मीडियम में। इनर्ट मीडियम में रख के मैं इसको मेटल को लिक्विफाई करूंगा। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखना कि इनर्ट मीडियम यूज फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल का फर्दर ऑक्सीडेशन को आपको रोक देगा, लिक्विड मेटल के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देगा। ठीक है, तो प्रोसेस को आपको कहां करना है? इनर्ट मीडियम में। प्रोसेस को आपको कहां करना है बच्चों? इनर्ट मीडियम में। तो यहां पर आपको प्रोसेस को करना है बच्चों यहां पर इनर्ट मीडियम में। तो प्रोसेस को यहां पर आपको इनर्ट मीडियम में करना है। 2 मिनट बच्चों। प्रोसेस को आपको इनर्ट मीडियम में करना है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस, आप डिस्टिलेशन का मतलब जानते हो क्या होगा? जो आपका मेटल मिलेगा, जो आपका इंप्योर मेटल मिलेगा, आप समझना बात को ध्यान से। इंप्योर मेटल मिलेगा, इंप्योर मेटल को मैं क्या करूंगा? डिस्टिलेशन। अब इंप्योर मेटल का जब भी मैं डिस्टिलेशन करूंगा तो यहां पर मेटल वेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल का वेपर मिल जाएगा। मेटल का क्या मिल जाएगा? वेपर मिल जाएगा, मतलब गैसेस फॉर्म में मेटल मिलेगा। मेटल आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा? गैसेस फॉर्म में। तो यहां पर मेटल आपको कौन से फॉर्म में मिल रहा है बच्चों? गैसेस फॉर्म में। तो आप समझते हो कि जब आपको मेटल इंप्योर होता है तो लिक्विड मेटल मिलता था, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट आपके किसके लिए होगा? जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब यहां पर हम किसके लिए करेंगे बच्चों? जो इजीली बॉइल हो जाए, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट आपका हो जाए। तो इसके लिए क्या लेंगे? This method is applicable for those metal which is having लो बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो बच्चों? लो हो। अब देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका लो होगा बच्चों, उसी के लिए ये आपका मेथड यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? इंप्योरिटी फिर आपको किसमें मिलेगी बच्चों? सॉलिड में। इंप्योरिटी आपकी यहां पर क्या होगी बच्चों? सॉलिड में। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इंप्योरिटी कैन बी सॉलिड और एज वेल एज लिक्विड, ये भी मिल सकता है बच्चों। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो इंप्योरिटी कैन बी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, लेकिन आपको मेटल हमेशा किसमें मिलेगा? गैसेस फॉर्म में मिलेगा। इस चीज को थोड़ा सा समझो। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दोज मेटल विच इज हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका लो होगा, उसी के लिए ये मेथड अप्लाई होगा बच्चों आपका। ठीक है, ये बताओ, ये बात तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा? देखो ध्यान से मैं एक बताता हूं बच्चों यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करेंगे, इसको समझना। ये मैं एक कंटेनर बना देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लेम। यहां से ऑर्गन मतलब इनर्ट एटमॉस्फेयर मैंने रखा है। यहां पर क्या है बच्चों? इंप्योर मेटल। क्या है बच्चों? इंप्योर मेटल। अब देखो इंप्योर मेटल अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहां आ जाएगा।
वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहां आ जाएगा। अब बात समझना, यहां तक तो आपका वेपर फॉर्म में होगा। अब इसको मुझे ऐसा रखना है, इसकी मुझे लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, लेंथ मुझे इस तरीके से रखना है कि लेंथ ऑफ ट्यूब मुझे इस तरीके से रखना है कि आपका क्या उस लेंथ तक जाते जाते गैसियस मेटल आपका किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, लिक्विड मेटल में। इस चीज को समझो, गैसियस मेटल आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड मेटल में। मुझे लेंथ ऑफ ट्यूब इतनी बड़ी रखनी है। अब मुझे लेंथ ऑफ ट्यूब जब मुझे इतनी बड़ी रखनी है तो आपका क्या होगा, गैसियस मेटल आपका लिक्विड मेटल में फट से कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ मैंने रख दिया, ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफी इजी कंसेप्ट है। अब हाँ, मैंने इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों रखा, मैंने इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों रखा, अब आप फिर से समझेंगे वही चीज। इनर्ट एटमॉस्फेयर मैंने इसलिए रखा कि अगर मेरा मेटल जो मुझे मिला यहां से, मेटल अगर ऑक्सीजन यहां से जो मुझे मेटल मिला वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा, मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इससे बचाने के लिए मुझे नहीं होने देना है इस प्रोसेस को नहीं होने देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे इनर्ट एटमॉस्फेयर को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेथड आपकी किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर, आप जानते हो कि ये मेथड उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब देखो जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम के नीचे क्या आता है, Hg, इसके लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों ये मेथड, ठीक है। ये मेथड इसके लिए एप्लीकेबल होगा, बस इतना ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था ना डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट वाला जो रो है उसमें ZnCd Hg UUB आता था, ZnCd Hg और UUB आता था, वही यहां पर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन या फिर जॉन रिफाइनिंग मेथड। क्रिस्टलाइजेशन या फिर बोलो जॉन रिफाइनिंग मेथड, ठीक है, जॉन रिफाइनिंग मेथड। और ध्यान से समझ लेना बच्चों, रिफाइनिंग से क्वेश्चन आएगा, रिफाइनिंग से मेडिकल में तो आएगा और आपका उसमें भी आएगा, जेई में भी इसमें से क्वेश्चन आता है, जेई में भी इसमें से क्वेश्चन आता है और रिफाइनिंग इसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है। तो इसको पहले हम एपरेटस को समझते हैं। मैं आपको एपरेटस बनाता हूं इसका लिए। देखो एनसीईआरटी में अलग दिया है, मैं अलग बना रहा हूं, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए कि देखो एपरेटस को मैं अलग इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये प्लस चार्ज, ये आपका माइनस चार्ज, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड है, वायर है, वायर में कि क्या है, वोल्टेज सप्लाई टू रीच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। इतना वोल्टेज, यहां पर मैंने वोल्टेज सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया, वोल्टेज सप्लाई टू रीच मेल्टिंग पॉइंट तक वो वोल्टेज सप्लाई किया। और इसी के साथ मैंने यहां पर मैंने एक कंटेनर रखा, ठीक है। ये बात समझना, ये भी आपका मूवेबल है इस तरफ, ये भी आपका मूवेबल है इस तरफ। अब जैसे जैसे ये आपका क्या है बच्चों, हीटर, जैसे जैसे ये आपका क्या बच्चों हीटर है, हीटर जैसे जैसे मूव करेगा यहां से जो लिक्विड मेटल है वो मेल्ट होके कहां गिरता रहेगा बच्चों, इस तरफ गिरता रहेगा, ठीक है, या तो ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपका यहां पर इस तरीके से प्रोसेस होता है। देखो ये जो जॉन रिफाइनिंग है, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस आपका मैक्सिमम किसके लिए होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। तो ये किसके लिए होता है मैक्सिमम, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस is applicable for semi metal like germanium and silicon, semi metal like जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे पूछ लेगा कि किसके लिए हम जो रिफाइनिंग करें, तो ये। अब इसका नाम क्रिस्टलाइजेशन क्यों पड़ा, अब देखो जैसे जैसे आगे जाएगा लिक्विड तो गिर जाएगा, लेकिन जो आपका इंप्योरिटी है वो आपका क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर इंप्योरिटी आपकी रिमेनिंग बच जाएगी, इंप्योरिटी आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा। क्रिस्टल फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंप्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो मुझे तो मेटल चाहिए, मेटल से काम है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैंड टू हैंड यहां पर मेटल मिलता रहेगा, ठीक है। ये काम भी हम कौन से एटमॉस्फेयर में करेंगे बच्चों, इनर्ट एटमॉस्फेयर में। ये काम भी हम किस में करेंगे बच्चों, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ठीक है। और मूवेबल, ये भी आपका मूवेबल होगा, ये भी आपका क्या होगा, मूवेबल होगा, और ये भी आपका क्या होगा, मूवेबल होगा।
तो हम कहाँ ऑब्टेन कर लेंगे? मूवेबल कंटेनर में हम लिक्विड मेटल को ऑब्टेन कर लेंगे, लेकिन कौन से मीडियम में करना है? इनर्ट मीडियम में, क्योंकि जैसे एयर के प्रेजेंट में रहेगा तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज आपका हो जाएगा। ये चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार अब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से अलग डायग्राम बनाया समझाने के लिए, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल मेथड। ठीक है, दीज आर द फिजिकल मेथड फॉर किसके लिए फिजिकल मेथड है बच्चों? ये रिफाइनिंग के लिए। रिफाइनिंग के लिए ये आपका कौन सा मेथड है बच्चों? फिजिकल मेथड है। अब हम समझते हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में सबसे पहला हमारा आता है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों आपका केमिकल मेथड है। ठीक है, केमिकल मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं लिखा रहा हूं वैसे ही आप लोगों को समझना है। केमिकल मेथड, अब देखो केमिकल मेथड में क्या होगा बच्चों, आप लोगों को इसमें समझना है। केमिकल मेथड में सबसे पहले मैं डालूंगा ऑक्सीडेशन मेथड। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन मेथड की। कौन से मेथड की? ऑक्सीडेशन मेथड की। अब देखो ऑक्सीडेशन मेथड क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन मेथड आप लोगों का क्या होगा? सिंपल समझना, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इंप्योरिटी आर मेनली रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये क्या होगा, देखो मेटल है, मेटल के साथ इंप्योरिटी है, ठीक है। अगर इंप्योरिटी आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा, इंप्योरिटी आपका क्या रखेगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा, तो अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फट से क्या बना लेगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन मेटल आपका नहीं होगा। तो यहां पर इंप्योरिटी को मैं अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो ये फट से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, C+O2, यहां पर CO2 बन गया, इंप्योरिटी कॉक है, कॉक अगर इंप्योरिटी होगा, कार्बन होगा इंप्योरिटी, या फिर आपका कॉक होगा, तो यह आपका CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अगर आपके इसके अंदर अगर मान लो मेटल प्लस सल्फर इंप्योरिटी है तो सल्फर आपका SO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। लेकिन कई बार हम स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू भी इंप्योरिटी को निकालते हैं, जैसे SiO2 है, जैसे मेरे पास Si का इंप्योरिटी है तो Si को ऑक्सीडाइज कर दिया तो SiO2 बना दिया। अब SiO2 किस टाइप का आपका है? SiO2 आपका किस टाइप का है? आप लोगों को कल मैंने बताया वो एसिडिक है। इंप्योरिटी की कैसा है बच्चों? ये एसिडिक इंप्योरिटी है। आप देखो एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूवल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? आप लोग जानते हो, मुझे बेसिक मिलाना पड़ेगा, और बेसिक मिला के मैं CaSiO3 बना लूंगा, CaSiO3 बना लूंगा, जो कि आपका स्लैग है। और स्लैग में क्या करूंगा मैं? पुडिंग या फिर पॉलिंग। पुडिंग का मतलब ये हो गया, प्लडिंग का मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर वाले लेयर को आराम से हटा लेना। तो इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से वो मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू भी हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। बात क्लियर है? अगर इसके अंदर Mn की इंप्योरिटी रहेगी, किसकी इंप्योरिटी रहेगी? Mn की इंप्योरिटी, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MnO बनाएगा। MnO किस टाइप का? बेसिक है, बेसिक इंप्योरिटी है। यही चीज तो मैंने बार बार बता रहा हूं बच्चों, ये चीज तो आप लोगों को आना चाहिए। ये आपका बेसिक इंप्योरिटी, जब ये आपका बेसिक इंप्योरिटी होगा तो बेसिक इंप्योरिटी में मैं एसिडिक को मिला दूंगा, बेसिक इंप्योरिटी में मैं एसिडिक को मिला दूंगा। एसिडिक SiO3 तो क्या बन जाएगा? SiO2 तो MnSiO3 बन जाएगा। फिर से आपका क्या बन गया? स्लैग। वही प्रोसेस मैंने बताया, स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू भी मैं यहां से मेटल को ऑब्टेन कर सकता हूं। तो यहां पर मेरे मेटल की जो इंप्योरिटी थी वो कम हो गई और मेटल की प्योरिटी मेरी एनहांस हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर केमिकल मेथड में पहला मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड, तो हम इजीली यहां पर बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैगिंग, पॉलिंग और प्लडिंग। इसको हम पॉलिंग मेथड भी बोलते हैं। कई बार आपके बुक में अलग से दिया गया होगा, तो आप उससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब यह बात ध्यान रखना कि इसके लिए अलग अलग कंटेनर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए बेसेमराइजेशन का यूज करेंगे, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। इतना आप लोगों को सोचना नहीं है। जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में सबसे पहले जानना है। देन आफ्टर में एक्स्ट्रा जो क्विक रिव्यू वाला होगा उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें मैं और भी बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको अभी मेनली ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये एक्चुअली किसके लिए होगा? प्यूरिफाई। ये एक्चुअली मेथड किसके लिए होगा? Fe, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल के लिए होगा कि नहीं होगा? 2 मिनट। हाँ, निकल के लिए भी होगा।
इन सब मेटल के लिए ये एप्लीकेबल होगा। मैंने सबका एप्लीकेशन बताया कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सेकंड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अब ये तो बहुत अच्छा मेथड है। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपका होता क्या है, सबसे पहले समझना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मेटल आपके किसके लिए होगा, जो नोबल मेटल होंगे या फिर जो लेस रिएक्टिव होंगे, जो लेस रिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे या फिर आपके नोबल मेटल लाइक व्हाट, Cu, Ag, Au, Pt, उनके लिए हो जाएगा बच्चों ये मेथड यूज। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस काफी इजी है, बस इस चीज को ध्यान रखो। अब क्या करेंगे, और इसमें लेस रिएक्टिव और कुछ एक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम और जिंक को भी इससे प्यूरिफाई कर लेंगे। अब क्या होता है समझना इसको। ये एक कंटेनर मैंने बनाया, ठीक है, एक कंटेनर में मेरे यहां पर ये मैंने बनाया इम्प्योरिटी, ये मैंने एनोड बनाया प्योर का, ठीक है। मैं बड़ा बना देता हूं बच्चों, ठीक है, ऐसे मतलब चार्ज होते रहते हैं, ठीक है। ये मैं छोटा बना, ये देखो क्या होगा बच्चों, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा, जिसकी इंप्योरिटी होगी उसी का इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा, जिसकी इंप्योरिटी होगी उसी का इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा। मतलब जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसी का मिलाऊंगा, सॉरी, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसी का मिलाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट। अब ये हो जाएगा बच्चों आपका एनोड, ये हो जाएगा आपका कैथोड। अब बात समझना, जो मैं यहां पर इंप्योर बनाऊंगा, इंप्योर, ये मैंने कॉपर के केस में बात कर लेता हूं। इंप्योर होगा, इंप्योर आपका क्या होगा, एनोड होगा, और प्योर आपका क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। ये आपका प्योर रोड होगा उसी मेटल का प्योर रोड होगा जिस मेटल को मुझे ऑब्टेन करना है। ये उसी मेटल का इंप्योर मतलब जो आपको स्मेल्टिंग से मिला है उसी का रोड बना दूंगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना। अगर मैं इन द केस ऑफ कॉपर की बात करूं, इन द केस ऑफ कॉपर, ठीक है, इन द केस ऑफ कॉपर के केस से पहले मैं एक बात कर देता हूं। अब यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं फॉर एडवांस लेवल। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस मेटलर्जी मिला के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस मेटलर्जी मिला के, कि इसकी थिकनेस कितनी कम हो जाएगी और इसकी थिकनेस कितनी बढ़ेगी, ठीक है। इसकी थिकनेस सुनो ध्यान से, अब इसकी थिकनेस कम होगी, तो आप लोगों के माइंड में आएगा जितना थिकनेस कम होगा उतना बढ़ेगा, नहीं, यहां पर एनोड मड भी बनेगा। अब इस बात को ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला के एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी थिकनेस कम होगी तो उतनी थिकनेस इसकी बढ़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी थिकनेस कम होगी तो कुछ एनोड मड बन के निकल जाएगा और कुछ आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा, डिपॉजिट होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला के एडवांस लेवल में काफी अच्छा, मतलब एक मैसेज आपको दे देगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, एनोड मड बनता है, बहुत सारा दे सकता है, एनोड मड बना के देगा, बहुत कुछ देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्योर में कितना अमाउंट ऑफ आपका प्योर में यहां आके डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ एनोड मड बना, कितना अमाउंट ऑफ थिकनेस आपका कम हुआ, तो वो सब चीजें आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इस चीजों को समझना, एडवांस लेवल के हिसाब से इसको थिंक करना, काफी अच्छा क्वेश्चन में बन सकता है, काफी शानदार फिजिकल को मिला के, ठीक है। तो इस चीज को समझो। अब देखो यहां पर एनोड है, एनोड आपका क्या होगा बच्चों, एनोड आपका इंप्योर होगा हमेशा, कैथोड आपका क्या होगा बच्चों, हमेशा प्योर होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो मिलाएंगे इसमें बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट आप लोग कौन सा मिलाओगे बच्चों, इसमें ध्यान से समझना। इसमें जो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर एसिडिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब अगर मैं इन द केस ऑफ कॉपर बात कर लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। अब मैं इन द केस ऑफ कॉपर, इन द केस ऑफ कॉपर के केस में, अगर मैं कॉपर के केस में बात करना चाहूं तो एनोड आपका क्या होगा, एनोड आपका इंप्योर कॉपर होगा, इंप्योर क्या होगा, कॉपर होगा। एनोड आपका क्या होगा, इंप्योर कॉपर होगा। और कैथोड आपका क्या होगा, प्योर कॉपर होगा। कैथोड आपका क्या होगा बच्चों, प्योर कॉपर होगा, ठीक है, प्योर कॉपर होगा। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाऊंगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाऊंगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में मिलाऊंगा CuSO4
और साथ में एसिडिफाइड करना है तो H2SO4 में डाल दूंगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मैंने बनाया इसमें CuSO4 और H2SO4 मैंने इसमें मिला दिया, ऐड कर दिया। बात क्लियर है? ये तो सारा काम मैंने कर दिया जो जो इसके लिए रिक्वायरमेंट था। अब इसको मैं इलेक्ट्रोलाइट कराऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब जानते हो बच्चों आप लोग, अब जानते हो, फिर मैं आपको वही चीज, एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो हर चैप्टर में आया है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस से हर चैप्टर में क्वेश्चन आता है, और हर चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस का कहीं ना कहीं आपको रिव्यू मिल जाएगा। जब आपका रिव्यू इलेक्ट्रोलाइसिस में मिल रहा है तो आप लोगों को खुद से समझना चाहिए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अदर से। एक क्वेश्चन यहाँ से बनना बहुत जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन एडवांस में अगर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बना, इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन से, तो आपका पेपर अधूरा है। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जितने भी मेथड है उसको कोरिलेट करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कोरिलेट करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तब आपके लेवल ऑफ थिंकिंग आपकी बढ़ेगी बच्चों, एडवांस के लिए। लेकिन जो आपके नीट के लिए, तो नीट के लिए उनको इतना ही पढ़ना है बस, उनको एप्लीकेशन उतना नहीं देखना, लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एप्लीकेशन देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन फिनोमिना होता है। ऑक्सीडेशन फिनोमिना हमेशा एनोड पर होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन फिनोमिना। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन फिनोमिना। तो एनोड पर हमेशा रिडक्शन फिनोमिना, ऑक्सीडेशन फिनोमिना होगा, तो आपका क्या होगा, Cu आपका Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और Cu+2 देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां से जो है, यहां से कॉपर आपका आएगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर Cu+2, और Cu+2 सॉल्यूशन से कहां जाएगा बच्चों, इसके पास जाएगा, तो Cu+2 और यहां पर Cu बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेगा। तो इस तरीके से देखो यहां पर Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन दोनों में से कोई भी आपका जा सकता है इस पर, खासतौर से मैक्सिमम जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के जाएगा बेटा, इसका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका Cu धीरे 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 एक ऐसा पॉसिबिलिटी आएगा, इलेक्ट्रोलाइट के Cu खत्म होंगे तो आपका ये वाला Cu भी जाना स्टार्ट कर देगा, ये वाला Cu भी आपका यहां पर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा इस मेथड को समझना है हमको, काफी इजी है, ठीक है, ये चीज काफी सिंपल है। तो Cu के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इस चीज को समझो। और क्या होगा बच्चों, इंप्योरिटी, इंप्योरिटी यहां इकट्ठी होने लग जाएगी, इंप्योरिटी नीचे आ जाएगी, सारे के सारे Cu निकलेंगे तो इंप्योरिटी नीचे आ जाएगी। इंप्योरिटी क्या, इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, एनोड मड, एनोड मड। इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। इंप्योरिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनोड मड, ठीक है। अब देखो एनोड मड होता है बच्चों यहां पर, एनोड मड आपका क्या रखता है, एनोड मड आपका सल्फाइड कंटेन करता है, मैक्सिमम क्या कंटेन करता है, सल्फाइड। एनोड मड आपका क्या कंटेन करता है, सल्फाइड। और ये जो मेथड लगाते हैं वो हम प्रिसाइज, मतलब जो इकोनॉमिकल, जो मतलब काफी कॉस्टली एलिमेंट है उनके लिए ही मैक्सिमम लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि मेरे पास AgCl है, मेरे पास मतलब सिल्वर है, उस पर ऑक्साइड की लेयर जम गई है, तो मैं क्या करूंगा, इंप्योर को लगाऊंगा, एक प्योर सिल्वर लूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, धीरे 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 प्योर सिल्वर उसको वहां से मिल जाएगी और ये इंप्योरिटी खत्म हो जाएगी। एक ऐसा लेवल आएगा जब आपका बिल्कुल पतला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट बनाते कैसे, एक कैथोड के एक है ना कार्बन की लेंगे, उसके चारों ओर उसको मतलब सर्कुलर बाउंडेड करेंगे, फिर इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बोलोगे इंप्योरिटी से ही पूरा बना देंगे, नहीं, आप लोग एक ग्रेफाइट के रोड लोगे या फिर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट की रोड लोगे, उसके चारों ओर उसको लेयर को जमाओगे, तब जाके आपका ये रिएक्शन होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज अब अच्छे से समझ में आने लग गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो मेथड है इसमें, नेक्स्ट जो और हमारा लास्ट जो मेथड है वो हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका है वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। कौन सा है बच्चों, आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। तो देख लेता हूं बच्चों में यहाँ पर थर्ड प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग आपका क्या होगा बच्चों, समझते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग आपका क्या होता है बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, आपके 3-4 मेथड है। सबसे पहला मैं मॉन्स प्रोसेस की बात करता हूं और ये इंपॉर्टेंट है।
मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉन्स प्रोसेस, ठीक है। मॉन्स प्रोसेस या फिर कार्बोनिल टेस्ट या फिर कार्बोनिल प्रोसेस बोलो, ठीक है, कार्बोनाइल प्रोसेस बोलेंगे, ताकि आपको कार्बोनाइल प्रोसेस से आपको ध्यान रहेगा कि इसमें कोई ना कोई आपका सीओ जाके जुड़ेगा। जैसे मैंने मेटलर्जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, सीओ आपका बनता था ना, सीओ कार्बोनिल वाला कंपाउंड आपके बहुत सारे बनते थे। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा वो मैक्सिमम देखो, सीओ कार्बोनिल कंपाउंड कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कार्बोनिल कंपाउंड आपका कौन बनाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैक्सिमम आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते थे। तो कार्बोनिल कंपाउंड आपका कौन बनाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जो कि क्या बनाएगा, कार्बोनिल बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा, जो आपका क्या रखेगा, कैपेबिलिटी टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा। जैसे एज एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहां पर एक मैं बोलता हूं कि इसमें कौन कौन से होंगे कार्बोनाइल, आपने किस किस के देखे हैं, जनरली आपने किस किस के देखे। आप लोगों को से मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने किस किस के कार्बोनाइल अभी तक बनाए, सबके तो नहीं बनाए होंगे, जितना मुझको ध्यान है सबके मैंने नहीं बनाए होंगे। आपके चैप्टर में मेटल कार्बोनाइल नाम का टॉपिक है, उसमें 4-5 मेटल के ही बने हुए, ठीक है, तो वही आप ध्यान रख लो। बता देता हूं मैं कौन कौन से। एक तो क्रोमियम के बने हुए कार्बोनाइल, निकल का बना हुआ है, Fe का बना हुआ है, और आपका कोबाल्ट का बना हुआ है। तो इस सब का कार्बोनाइल बना हुआ है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंप्योर मेटल है, मेटल आपका क्या है बच्चों, इंप्योर मेटल है। इंप्योर मेटल को मैं कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट कराऊंगा। अब वेपर फेज रिफाइनिंग, तो ये क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना कि यहां पर जो जोड़ के आपको MCOM बना लेगा। फिर फर्दर मैं हीट करूंगा तो यहां पर मेटल का आपको वेपर मिल जाएगा और कार्बोनिल आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी कार्बोनिल एज अ वेपर आपका बाहर निकल जाएगा। देखो जी, जैसे मैं अगर बात करूं निकल का अगर मैंने CO के साथ रिएक्शन कराया तो निकल CO4 बनेगा, ठीक है, पहले तो ये बन गया। देन इसमें टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, देखो ΔI और ये ΔI और ये ΔII, तो हमेशा ध्यान रखना ΔII आपका मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू ΔI, तो यहां पर ΔI और ये ΔII, तो इस चीज को ध्यान रखो, ΔII आपका ज्यादा होगा ΔI से, तो मतलब बाद में हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको यहां पर निकल अलग से मिल जाएगा और CO आपका रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एज अ फॉर Fe के लिए ΔI लगाया तो FeCO5 बन जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो CO5 आपका किसका बनेगा, EAN नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये करेक्ट है? अगर करेक्ट नहीं होगा तो आप लोग इसको करेक्ट करना, EAN नंबर यहां पर कैलकुलेट करना है। आपका होमवर्क है इसका EAN नंबर निकालना है, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नंबर आपको निकालना है। दिस इज योर होमवर्क, मुझे चेक कराना है। यहां पर Fe बन जाएगा और 5CO बाहर निकल जाएगा, यहां पर 4CO, ठीक है। इस तरीके से आपका रिएक्शन होने वाला है, तो ध्यान से समझना बेटा। हाई टेम्परेचर पे एक्चुअली आपका क्या होगा, कार्बोनाइल आपका स्टेबल नहीं होता है। हाई टेम्परेचर पे एक्चुअली आपका कार्बोनाइल स्टेबल नहीं होता है। अब देखो सेकंड, वेन आर्कल प्रोसेस बोल दिया, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं यहां पर ICI या फिर IMI प्रोसेस या फिर IMI बोल दिया, या फिर मैं क्या बोल दूं, या फिर मैं यहां पर बोल दूं एक और प्रोसेस, क्रोल्स मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड आप लोगों को ध्यान रखने एक एक करके, और नीट वाले केवल अगर वेन आर्कल ध्यान रखेंगे तो काफी है, लेकिन एडवांस वाले आपके क्रोल्स भी ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या होगा कि ये भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए प्यूरिफाइड होगा। किसके लिए होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होंगे बच्चों इसमें? टाइटेनियम, हॉफनियम, और आपका कौन सा हो सकता है बच्चों? टाइटेनियम हो सकता है, हॉफनियम हो सकता है, और आपका जर्कोनियम हो सकता है। कौन सा? जर्कोनियम। ये सारे मेटल में ले लूंगा। अब एक्चुअली में क्या होगा, अगर मैं पहले बात करूं वेन आर्कल प्रोसेस की, किसकी? वेन आर्कल प्रोसेस की। तो वेन आर्कल प्रोसेस में क्या होगा, वेन आर्कल प्रोसेस में क्या होगा उसको समझना बच्चों। वेन आर्कल प्रोसेस में आपका क्या होगा बच्चों? टाइटेनियम आपका I2 के साथ रिएक्शन करेगा, हेलोजन के साथ हम रिएक्शन करेंगे। टाइटेनियम आपका I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो डेल्टा के साथ
तो डेल्टा 1 फिर से आपको ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा 2 से सिमिलर एज मॉन्स प्रोसेस। तो यहां पर TiI4 बन जाएगा और फिर मैंने इसको क्या किया बच्चों, हीट किया। ठीक है, हीट मैंने किया तो I2 एज अ वेपर आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम। यहां पर मुझे टाइटेनियम मिल जाएगा। ठीक है, प्योर टाइटेनियम, यहां पर इंप्योर था। अब क्या करेगा एक्चुअली में समझना, मॉन्स में क्या हुआ, मेटल इंप्योर था, CO था। ठीक है, CO इसकी इंप्योरिटी के साथ वेपर बना के बाहर निकल गया, CO निकल के इंप्योरिटी के साथ वेपर बना के बाहर निकल गया, CO Fe में जो इंप्योरिटी प्रेजेंट था उसके इंप्योरिटी के साथ वेपर बना के बाहर निकल गया। इसी तरीके से आयोडीन जो इंप्योर टाइटेनियम था, इंप्योर टाइटेनियम में दो पार्ट होगा, मेटल और इंप्योरिटी। इंप्योरिटी के साथ आयोडीन आपका टेम्परेचर के साथ रिएक्शन बना लेगा और इसकी इंप्योरिटी को भी साथ में लेके खींच लेगा, साथ में लेके वेपर बना के उड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। इंप्योरिटी आपका वेपर के फॉर्म में किसी ना किसी कंपाउंड के साथ बाहर निकल जाएगा। इंप्योरिटी आपके वेपर के फॉर्म में किसी ना किसी कंपाउंड के साथ आपका बाहर निकल जाएगा। इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना है बच्चों, आप लोगों को काफी अच्छा और कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, देखो कंसेप्चुअल तो बच्चों आप लोगों को लगता है कि कोई भी टॉपिक आपका कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन यहां पर सारे टॉपिक आपके कंसेप्चुअल है। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग है। अगर जब आप मेटलर्जी ब्रांच लोगे तब आपको इसका मीनिंग पता पड़ेगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, मेटलर्जी ब्रांच लोगे तब आपको इसका मीनिंग पता पड़ेगा कि क्या है, ये सही में ऐसा है। तो देखो यहां पर मैंने जर्कोनियम ले लिया। ठीक है, जर्कोनियम ले लिया। अब जर्कोनियम की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराया और इसकी रिएक्शन मैंने Na के साथ कराया, हीट किया। तो हीट करने पर यहां पर जर्कोनियम मेरा अलग होगा, ये जर्कोनियम में जिंक नहीं है, जर्कोनियम प्लस NaCl, इसको हम बोलते हैं ICI या फिर IMI मेथड। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब इसी तरीके से अगर मैंने सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम की जगह क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो वो आपका क्रोल्स प्रोसेस आपका हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, आपका क्रोल्स प्रोसेस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड अ क्रोल्स प्रोसेस। ठीक है, ये तो था आपका कौन सा, वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में। अब हम लास्ट जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छा मेथड है। जिसको सरफेस केमिस्ट्री का नॉलेज है थोड़ा सा भी, वो क्रोमेटोग्राफी को इजीली समझ लेगा। ठीक है, तो ये आपके किसके लिए यूज होगा, देखो अगर मेटल और इंप्योरिटी, मेटल आपका अगर लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मेटल अगर आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। ये इस चीज को समझो, हम किसका यूज करने वाले हैं, क्रोमेटोग्राफी। मेटल अगर आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक और चीज, लो अमाउंट छोड़ो, अगर हमारे मेटल की प्रॉपर्टीज और आपके इंप्योरिटीज की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाए, अप्रोक्सीमेट, तब क्या करोगे। ठीक है, इंप्योरिटी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज अगर आपके लिए अप्रोक्सीमेट सिमिलर हो जाए तब क्या करोगे, तब ये सारे प्रोसेस आपके काम ही नहीं आएंगे, तब आपका एक ही काम में आएगा, क्रोमेटोग्राफी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हेन वी यूज अ क्रोमेटोग्राफी मेथड इन मेटलर्जी, तो बोलोगे व्हेन मेटल प्रॉपर्टीज और इंप्योरिटीज की प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट सिमिलर हो जाए तब हम यही प्रोसेस का यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब ये मेथड कैसे और कब काम आता है, कहां काम आता है, वो मैं बताता हूं। इस मेथड का फिनोमिना है क्या, इस मेथड का फिनोमिना है क्या, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेथड का। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो क्रोमेटोग्राफी क्या है। आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा कि अगर मैंने ब्लू इंक डाल दिया, ठीक है, ब्लू इंक पेपर पे ब्लू इंक का डॉट लगा के मैंने पानी में डाल दिया तो ब्लू इंक आपका बाहर निकल जाएगा और पेपर आपका वैसे ही रह जाएगा। ये तो था एक जनरल क्रोमेटोग्राफी जो आपने बचपन में काफी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये कौन से फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब एक्चुअली फैक्ट क्या है इसका कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव
डिफरेंट एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी। मतलब क्या समझ में आया है कि जितने अलग अलग सब्सटेंस होंगे वो अपने अलग अलग एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर व्हेन इम्प्योर मेटल इन लिक्विड और गैस फॉर्म पास थ्रू एब्जॉर्बेंट, तो क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल है, अब समझना, इम्प्योर मेटल जो कि आपके लिक्विड और गैस फॉर्म में होगा, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में होगा, उसको मैं पास करूंगा कहां से, एब्जॉर्बेंट से। ठीक है, एब्जॉर्बेंट से मैंने पास किया, एब्जॉर्बेंट से मैंने इसको पास किया। अब एब्जॉर्बेंट से पास किया तो मैं आप लोगों को बताया कि अभी भी बोला है कि डिफरेंट सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब द डिफरेंट लेयर। अब जो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे वो डिफरेंट लेयर में आपके एब्जॉर्ब होंगे। मतलब यहां पर 3 लेयर मान लिया कि जैसे मेरा ABC बन गया, ए में अलग सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा, बी में अलग होगा, सी में अलग होगा। डिफरेंट सब्सटेंस की अलग अलग एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी होती है, अलग अलग जगह एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए देखो सारी प्रॉपर्टीज अब सिमिलर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर सब्सटेंस के अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, चाहे दुनिया का कोई भी नया कंपाउंड क्यों ना आ जाए। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जब सारे मेथड फेल होंगे तब ये अलग। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको अब मैं इसको रिमूव करना है। ये अलग यहां सब्सटेंस आया, यहां अलग सब्सटेंस आया, यहां अलग सब्सटेंस आया। इसके मतलब मान लो इसके अंदर ABC कोई है, अलग अलग सब्सटेंस, वो एब्जॉर्बेंट होगा, अलग अलग लेयर में होगा, अलग अलग लेयर में होगा। अब मैं इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिमूवल टेक्निक यूज करूंगा। रिमूव करने के लिए कि क्या करूंगा, रिमूवल टेक्निक। और रिमूवल टेक्निक में कैसे यूज करूंगा, इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट लूंगा। लिखते रहना बच्चों आप लोग, डिफरेंट सॉल्वेंट लूंगा, इसलिए मैं साइड हट रहा हूं ताकि आप लोग लिखते रहो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, डिफरेंट सॉल्वेंट लेता रहूंगा। ठीक है, ये काफी इजी है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, यहां से मुझे ए आपको अलग सॉल्वेंट में मिल जाएगा। ठीक है, बी के लिए हम दूसरा सॉल्वेंट लेंगे और सी के लिए हम तीसरा सॉल्वेंट लेंगे। तीनों के लिए सॉल्वेंट क्या होंगे बच्चों, डिफर कर जाएंगे। तीनों के लिए सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉल्वेंट्स आर डिफर। ठीक है, सॉल्वेंट्स आर डिफर, सॉल्वेंट्स आपके डिफर रहेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग सॉल्वेंट के साथ डिफर कर लेंगे हम। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल हो गया। यही तो था आपका क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी इट्स डिपेंड अपॉन मेथड। क्रोमेटोग्राफी आपके वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन एब्जॉर्बेंट एंड फेज एंड इम्प्योर मेटल। ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन एब्जॉर्बेंट फेज एंड मेटल, या इंप्योरिटीज लिख लो, इंप्योरिटीज, इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसके बारे में बच्चों, क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो अब आप लोगों को आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एक्चुअली में होती क्या है। अब जो इंप्योरिटी होगी वो मैं क्या कहाँ एब्जॉर्ब, इंप्योरिटी को मैं एब्जॉर्बेंट के थ्रू भी निकाल सकता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट। तो क्रोमेटोग्राफी वैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको बहुत भयानक लगेगा, तो आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 2 सेकंड के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दीज आर ऑल रिफाइनिंग प्रोसेस, ये आपका कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस था। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अब केवल और केवल 45 से लेकर 45 या फिर 40 मिनट्स का लेक्चर बचा हुआ है मेटलर्जी पे। कल आपका मेटलर्जी खत्म हो जाएगा। आज मैं ज्यादा लंबा लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा। रीजन इज दैट कि आप लोगों को हेक्टिक होगा। ठीक है, तो जितना लेक्चर अपलोड करो, देखो जब हमारा कोर्स आगे चल रहा है तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। और ये बात ध्यान रखो हमेशा बच्चों कि अगर आपको जेई में रैंक लाना है, जेई एडवांस में और जेई मेंस में रैंक लाना है, तो उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स को ज्यादा टाइम दे देना पड़ेगा रैंक लाने के लिए। लेकिन आपको उसी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री को अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी बच्चे, मतलब अगर मान लो 100 बच्चे बैठ रहे हैं जेई मेंस और एडवांस में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 100 में से 80 बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, 20 की खराब होती है। ठीक है, 80 बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है। तो 80 में तो आप आ गए, फिर उन 80 में से
ऐसे बच्चे कम होते हैं जिनकी मैथ्स और फिजिक्स दोनों अच्छी होती है, ठीक है, तो वो केवल 20 बच्चे होंगे। तो हमको उन 20 में आने के लिए हमको फिजिक्स और मैथ्स भी फोकस करना पड़ेगा जेई के लिए। और बायो में तो सबसे बड़ी बात है, बायो अगर आपने स्कोर कर दिया, बायो अगर आपने स्कोर कर दिया, कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट को तो हमेशा स्कोर करना चाहिए। जेई मेंस के लिए तो कोर सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और नीट के लिए आपका कोर सब्जेक्ट बायो है। तो बायो में अगर आपने स्कोर कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बायो में स्कोर करने के साथ साथ दोनों अदर सब्जेक्ट्स भी, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, दोनों आपके 360 मार्क्स कंबाइनली ऑक्यूपाई करते। अब 360 मार्क्स में से आपको यह बात ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक का सीधा जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा मेरे नोट्स से आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यह बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं। यह चीज समझ लो कि आपको इसी चीज को कवर करना है, जो मैंने पढ़ाया उसको आपको समझना है, एक बार तो थोरोली पढ़ना है और खास तौर से इनऑर्गेनिक को रीड ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना। जैसे रीड करने का तरीका, आज मैंने नाइट्रोजन फैमिली को रीड कर लिया, कल मैंने ऑक्सीजन फैमिली को रीड कर लिया, फिर मैंने हेलोजन फैमिली को रीड कर लिया, फिर मैंने आज नाइट्रोजन फैमिली को रीड कर लिया, फिर साथ साथ मैंने नोबल फैमिली को रीड कर लिया, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको रीड करते रहना है। जितनी बार रीड करोगे उतना बेनिफिट देके जाएगा। ये देखो, फर्स्ट टाइम रीड करने पर हमको 12% या फिर 15% हमको याद रहता है। दूसरी टाइम रीड करोगे आपको 25% होगा वो, फिर तीसरी टाइम रीड करोगे आपका वो 40% होगा, फिर फोर्थ टाइम रीड करोगे, और ऐसे रीड करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको 95% होगा, कंप्लीट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।